जय हिंद दोस्तों चीन ने पाकिस्तान को दिए फाइटर जेट्स और राष्ट्रपति एर्दोगन ने फिर अलापा कश्मीर का राग। वहीं अब मिटेंगे ब्रिटिश गुलामी के सिंबल। शुरू होने जा रहा है ये बड़ा अभियान, तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, भारत के राफेल फाइटर जेट्स को टक्कर देने वाला चीनी जेट-एन-सी फाइटर जेट की दूसरी खेप भी पाकिस्तान को मिल गई है और मौजूदा समय में पाकिस्तान की सेना के पास ये सबसे मजबूत हथियारों में से एक है। दोस्तों, पाकिस्तान को चीन से पहली खेप मार्च के महीने में मिली थी, जिसमें 6 फाइटर जेट शामिल थे, जिसके बाद अब दूसरी खेप में 6 और फाइटर जेट मिलने के बाद पाकिस्तान में इनकी संख्या 12 हो गई है। वैसे जून साल 2021 में पाकिस्तान और चीन ने फाइटर जेट खरीदारी को लेकर डील साइन की थी। फिर करीब 6 महीने बाद दिसंबर 2021 में पाकिस्तान सरकार ने ऐलान किया था कि चीन के साथ 25 जेट-एन-सी फाइटर जेट खरीदने को लेकर डील की गई है। वहीं खास बात यह है कि पाकिस्तान के बाद अब सूडान भी चीन से जेट-एन-सी फाइटर जेट्स की खरीदारी की तैयारी कर रहा है। अगर सूडान के साथ चीन की डील पक्की हो जाती है तो सूडान पाकिस्तान के बाद चीन से इन जेट्स को खरीदने वाला दूसरा देश हो जाएगा। साथ ही मार्च महीने में जेट-एन-सी जेट्स की खेप मिलने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अब किसी भी देश को पाकिस्तान पर हमला करने से पहले कई बार सोचना होगा। दोस्तों, भारत का राफेल और पाकिस्तान का जेट-एन-सी दोनों ही फाइटर जेट 4.5 जनरेशन के हैं, जहां राफेल में हाई रेंज मिसाइल की क्षमता है, जिसमें वर्ल्ड क्लास की सबसे खतरनाक कही जाने वाली माइका और IIR इमेजिंग इंफ्रारेड मिसाइल को लोड किया जा सकता है। तो वहीं पाकिस्तान को मिले जेट-एन-सी में लोअर रेंज मिसाइल क्षमता है, जिसमें PL-8 और 9 जैसी मिसाइलों को ही लोड किया जा सकता है। पाकिस्तान की जेट-एन-सी जेट्स और भारत के राफेल में सबसे बड़ा अंतर एक्सपीरियंस का जरूर है। दरअसल राफेल को इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया और माली में कॉम्बैट ऑपरेशन में इस्तेमाल में लाया जा चुका है, जबकि जेट-एन-सी को लेकर अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वहीं राफेल की मारक क्षमता ज्यादा है, जबकि जेट-एन-सी की मारक क्षमता कम है। वैसे राफेल की एक और खासियत है, वो ये कि इससे न्यूक्लियर मिसाइल को भी दागा जा सकता है, जबकि जेट-एन-सी में ये फीचर नहीं है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने मंगलवार को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हाई लेवल सेशन में वर्ल्ड लीडर्स को अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान के करीबी सहयोगी एर्दोगन ने चर्चा के दौरान बताया कि भारत और पाकिस्तान ने 75 साल पहले अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता स्थापित करने के बाद भी उन्होंने अभी भी एक दूसरे के बीच शांति और एकजुटता स्थापित नहीं की है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आशा और प्रार्थना करते हैं कि कश्मीर में एक निष्पक्ष और स्थायी शांति और समृद्धि स्थापित हो। दोस्तों, एर्दोगन का यह बयान फ्राइडे को उज्बेक शहर समरकंद में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के एक हफ्ते से भी कम समय के बाद आया है। साथ ही हाल के सालों में तुर्की के नेता ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाई लेवल सेशन में वर्ल्ड लीडर्स के सामने कश्मीर मुद्दे को फिर से उठाया, जिससे भारत और तुर्की के बीच संबंधों में तनाव पैदा हुआ है। भारत ने अतीत में उनके बयान को पूरी तरह से अस्वीकार करार दिया और कहा कि तुर्की को दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और अपनी नीतियों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने मंगलवार को बताया कि शिप्स और सबमरीन्स के प्रोडक्शन से लेकर स्पेयर पार्ट्स एंड वेपन्स तक में इंडियन नेवी 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगी। दोस्तों, एडमिरल कुमार ने एक डिफेंस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिसमें नई तकनीकों, साइबर स्पेस और सभी तरह के सटीक आर्म्स एंड एम्युनिशन का इस्तेमाल देखा गया है, और दोनों देशों के बीच संघर्ष ने अपने देश की रक्षा के लिए आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को हाईलाइट किया है। इंडियन डिफेंस कॉन्क्लेव 2022 के दौरान सवालों के जवाब में एडमिरल कुमार ने बताया कि 2047 तक हमारे पास एक पूरी तरह से स्वदेशी नेवी होगी, चाहे वो शिप्स हो, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड सिस्टम और वेपन, सब कुछ स्वदेशी होगा और यही हमारा टारगेट है। उन्होंने बताया कि इंडियन नेवी ने 1961 में अपने भारतीयकरण अभियान की शुरुआत की थी। तब पहला छोटा पेट्रोल शिप INS अजय स्वदेशी रूप से भारत में बनाया गया था। तब से हमने बहुत प्रोग्रेस कर लिया है। वहीं देश से ब्रिटिश कालीन गुलामी के सिंबल्स को साफ करने में जुटी सरकार ने अब इंडियन आर्मी में सफाई अभियान शुरू करने का फैसला किया है, और इसी कैंपेन के तहत सेना में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सभी सिंबल्स को एक एक करके खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, इंडियन नेवी के फ्लैग से ब्रिटिश गुलामी का प्रतीक विक्टोरिया क्रॉस हटने के बाद अब इंडियन आर्मी ने भी इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। गवर्नमेंट के ऑर्डर पर इंडियन आर्मी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सभी प्रतीकों यानी सिंबल्स को खत्म करने जा रही है। इसके लिए सेना ने कॉम्प्रहेंसिव रूप से इंटरनल सर्वे शुरू करने का फैसला किया है।
और इस सर्वे में सामने आए सभी ब्रिटिश सिंबल्स को मार्क करके यानी लिस्ट बनाकर खत्म कर दिया जाएगा। सोर्सेस के मुताबिक इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने पीएम मोदी के इंस्ट्रक्शन का पालन करते हुए मिलिट्री ऑफिसर से ब्रिटिश कालीन गुलामी के सिंबल्स को मार्क करने को कहा है। वैसे सेना की कई रेजिमेंट और यूनिट्स में ब्रिटिश कालीन परंपरा का पालन किया जाता है और इन यूनिटों की यूनिफॉर्म, पॉलिसी, रूल्स, कानून भी अंग्रेजों के जमाने के हैं। अंग्रेजों के दौर में बनाए हुए कई आर्मी इंस्टीट्यूट्स के नाम भी ब्रिटिश ऑफिसर्स के नाम पर चल रहे हैं। कई आर्मी बिल्डिंग्स, सड़कों, लैन और पार्कों के नाम भी ब्रिटिश अफसरों के नाम पर हैं, इसलिए अब उन सबको एक एक करके बदल दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।